नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो मैं सीरीज़ करा रहा हूं, ये उसका दूसरा पार्ट है। तो इससे पहले के वीडियो में हमने किए हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। सबसे पहले हमने सीखा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। फिर नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जिरंड और थर्ड होता है पार्टिसिपल। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या थी? नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो थी जो अपने सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शी वॉन्ट्स टू प्ले। अब यहाँ पर दो वर्ब हैं, प्ले और वॉन्ट। अब ये जो वॉन्ट के साथ एस लगा, ये क्यों लगाया है? ये डिपेंड कर रहा है सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अगर मैं इस सब्जेक्ट को बदल देता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर शी की जगह पर क्या लिख दिया, दे लिख दिया, तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? दे वॉन्ट। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इस सेंटेंस का, टू प्ले, ये चेंज नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट को जब चेंज किया गया तो ये वाली वर्ब चेंज हुई है, वॉन्ट। ठीक है, लेकिन ये वाली जो वर्ब है ये चेंज नहीं हुई। इसी को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज ना हो। और जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। तो वॉन्ट क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है। और टू प्ले क्या है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब भी 3 प्रकार की होती है, इन्फिनेटिव, जिरेंड और पार्टिसिपल। हमने पढ़ा था इन्फिनेटिव क्या होता है, जब हम टू प्लस वर्ब लिखते हैं, यानी कि टू के साथ कोई भी वर्ब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। और उसके कुछ हमने रूल्स किए थे। अब इस वीडियो में इन्फिनेटिव का वो पार्ट कर रहे हैं या वो रूल कर रहे हैं जहां पर टू नहीं लगता है। यानी कि जो वर्ब है वो इन्फिनेटिव तो रहेगी, लेकिन उसके साथ टू का यूज नहीं होगा। तो चलिए अब सीखते हैं ये डायरेक्ट इन्फिनेटिव होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया, डायरेक्ट इन्फिनेटिव वो होता है जब हम वर्ब के बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बिना टू के करते हैं, तो उसे डायरेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट टू गो देयर। अब सेंटेंस का भाव तो दोनों में एक ही जैसा आ रहा है। ही नीड नॉट टू गो देयर, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर टू लगाने से क्या हो गया? गलती हो गई, ये सेंटेंस गलत हो गया। तो सही सेंटेंस क्या होगा? ही नीड नॉट गो देयर। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसको आगे समझाया गया है। अब देखिए, यह नियम यह नियम मुख्य रूप से नीड और डेयर जैसे वर्ब्स पर लागू होता है, जब ये ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में उपयोग होते हैं। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखिए, मान लो इस तरह से लिखा हुआ है, ही इज प्लेइंग, और यहां पर लिखा हुआ है ही इज ए डॉक्टर। अब यहां पर दो सेंटेंस लिखे गए और यहां पर भी इज और यहां पर भी इज है। इस सेंटेंस के अंदर ही इज प्लेइंग, प्ले एक वर्ब है और इज भी एक वर्ब है, तो यहां पर दो वर्ब हो गई। तो ये जो वर्ब है ये एक तरह से इसका टेंस बता रही है। ठीक है, ये इसकी हेल्प कर रही है टेंस बताने में। तो ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। तो एक तरह से ये क्या हो गई? ये एक हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो यहाँ पर इज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। और इसी को हम बोल देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब एक ही बात है। और अब दूसरे सेंटेंस में समझते हैं, ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। यहाँ इज क्या है? होने का भाव दे रहा है। तो ये क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर मेन वर्ब प्ले था और इज क्या था? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर इज होने का भाव दे रही है उसके डॉक्टर होने का, तो यहां पर इज क्या है? मेन वर्ब है। तो यही डिफरेंस होता है हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। चलिए वापस आते हैं। यह नियम मुख्य रूप से नीड और डेयर जैसे वर्ब्स पर लागू होता है, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव, वो जो है वो ज्यादातर यूज होता है नीड और जहां पर डेयर का यूज होता है। तो जैसे ही डेयर और नीड किसी सेंटेंस में आ जाए तो आपको एकदम सावधान हो जाना है और इस रूल को याद करना है कि टू कहाँ यूज होगा और कहाँ नहीं होगा। अब देखिए, नीड के साथ टू का कहाँ यूज नहीं करना और कहाँ करना है उसको समझते हैं। तो नीड का उपयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में एक तो नेगेटिव सेंटेंस में होगा। ठीक है, यानी कि जो नीड है, अगर वो नेगेटिव सेंटेंस में आ रहा है तो वो अपने आप में क्या बनेगा? एक हेल्पिंग वर्ब बनेगा। और दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये जो दो सेंटेंस जब आ जाएं और उनमें नीड आ जाए तो आपको एकदम सावधान हो जाना और समझ जाना है कि यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा। ठीक है, यू नीड नॉट स्टडी टुडे, तुम्हें आज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जैसे ही नीड आ गया और नोट आ गया तो ये क्या है? एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम टू का यूज नहीं करेंगे। और आपके एग्जाम में कैसे आएगा? ये सेंटेंस लिखा हुआ, यू नीड नॉट टू स्टडी
टुडे, ये ऐसे लिख के आएगा। तो आपको पढ़ने में एकदम ठीक लगेगा, यू नीड नॉट टू स्टडी टुडे। लेकिन रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जब नीड किसी नेगेटिव सेंटेंस में आएगा तो वो एक हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ठीक है, और उसके साथ कभी भी टू का यूज नहीं करेंगे। और सेम रूल लागू होगा जब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आए, यानी कि जिस सेंटेंस के अंदर कोई प्रश्न पूछा गया है या क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहां पर भी नीड किसका काम करेगा? ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा। नीड ही वर्क देयर नाउ, क्या उसे वहां काम करने की जरूरत है? और सेंटेंस कैसे लिख के देंगे? नीड ही टू वर्क देयर नाउ, इस तरह से सेंटेंस लिख के दे देंगे और पढ़ने में एकदम ठीक लग रहा है। नीड ही टू वर्क देयर नाउ, क्या उसको वहां काम करने की जरूरत है? लेकिन हमने क्या रूल पढ़ा है कि जब भी नीड किसी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में आए, यानी कि पहले आए, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा और वहां पर टू को हटा देंगे। ऑक्सिलरी वर्ब को पहचानना है तो हम एक तरीके से और पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये जो नीड और डेयर है, ये एक तरह से कैन, कुड, मे, माइट वाले सेंटेंस जो होते हैं उनकी तरह से यूज होते हैं। देखिए, यू नीड टू स्टडी देयर, सॉरी, यू नीड नॉट स्टडी टुडे। तो यहाँ पर क्या है? यू, अब मैं नीड की जगह क्या लिख दूं? कैन नॉट स्टडी टुडे। अब ये कैन क्या है? मॉडल है जो हमने पढ़ रखा है, और मॉडल को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मॉडल है कैन, वैसे उसी तौर पर यहाँ पर नीड यूज हो रखा है, ठीक है, यानी कि जो नीड है वो क्या है? एक मॉडल के तौर पे यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यू कैन नॉट स्टडी टुडे, ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। तो ऐसे ही क्या बनेगा? यू नीड नॉट स्टडी टुडे, ये भी अपने आप में एकदम सही सेंटेंस है। जैसे हम यहाँ पर यू कैन नॉट टू स्टडी टुडे, ऐसे ही हम यू नीड नॉट टू स्टडी टुडे ये नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पर है, नीड ही वर्क देयर नाउ, अगर मैं नीड की जगह कैन लिख दूं, कैन ही वर्क देयर नाउ, क्या वह वहां काम कर सकता है? सही भाव आ रहा है एकदम सेंटेंस का। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आ रहा है, नीड ही वर्क देयर नाउ, तो यानी कि इनको मैं रिप्लेस कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब नीड के साथ टू का यूज कहाँ होगा? अब देखिए, जो एफर्मेटिव सेंटेंस हैं, जो यानी कि साधारण प्रयोग होता है, यू नीड टू स्टडी डेली, यू नीड टू स्टडी डेली, यहाँ पर जो नीड है वो मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रखा है, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज नहीं हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टू लगा देंगे, ये एकदम सही है। या फिर ऐसे लिखूंगा मैं, यू कैन टू स्टडी डेली, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस तो गलत है, ठीक है। तो ऐसे ही यू नीड टू प्ले डेली, अब मैंने रिप्लेस करके देखा तो ये सेंटेंस का भाव भी बदल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नीड क्या है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो जब नीड जो है या डेयर है वो मेन वर्ब का काम करे तो हम वर्ब के आगे टू लगा देंगे। तो यहाँ पर ये नीड अपने आप में मेन वर्ब बन गए, ठीक है, और ये क्या बन गया? इसी को हम बोल देंगे इन्फिनिटिव। यहाँ पर इन्फिनिटिव आ गया। इन्फिनिटिव यहाँ पर भी था, ठीक है, लेकिन टू नहीं लगाया था, नीड ही टू वर्क, ठीक है, तो यहाँ पर टू नहीं लगाया था, ठीक है। और मैंने बताया था इन्फिनिटिव या फिर जो नॉन डेफिनिट वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देती है, सब्जेक्ट कोई भी हो वो वैसे ही रहेंगी। तो यहाँ पर जैसे ही हम सब्जेक्ट को बदलेंगे तो वर्ब के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। चलिए और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे ही नीड नॉट वेट लॉन्ग, ठीक है। अब दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर टू आएगा या नहीं आएगा। तो रूल दिमाग में आना चाहिए कि रूल ये कहता है कि जब नीड का नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है तो टू नहीं लगाते, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो टू नहीं लगेगा, क्योंकि नीड ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगी। तो ऐसे याद रखना है इसको। तो ही नीड नॉट वेट लॉन्ग, ये एकदम सही है। दे नीड नॉट वरी नाउ, अब यह सब्जेक्ट बदला है लेकिन नीड अभी भी वही है, यहाँ पर एस नहीं लगाया, ठीक है, ही नीड्स नॉट वेट लॉन्ग, ठीक है, क्योंकि ये अगर एस लग गया तो ये अपने आप में क्या है? ये फाइनाइट वर्ब बन जाएगी, ठीक है। तो हमें तो नॉन फाइनाइट के बारे में बात करना है। तो सब्जेक्ट के बदलने से नीड के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, ठीक है, और टू भी नहीं लगाना क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। नीड शी अटेंड द मीटिंग, अब यहाँ पर नीड क्या है? इंटेरोगेटिव, दूसरा जो हमने पढ़ा था यहाँ पर ये रहा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी अगर नीड आ गया तो टू का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी टू का यूज नहीं करना, ये सेंटेंस भी एकदम ठीक हो गया। डू यू नीड टू कॉल योर फ्रेंड, अब देखिए, अब ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन यहाँ पर तो टू आ गया है, लेकिन यहाँ पर नीड से स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर डू यू नीड,
यहाँ पर डू से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो डू यू नीड टू कॉल योर फ्रेंड, यहाँ ऑर्डिनरी यूज है इसलिए टू लगा है, यानी कि जो नीड का यूज है वो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर नहीं हुआ, वो एक नॉर्मल वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, ठीक है। तो डू यू नीड, अब यहाँ पर तो नीड से ही पूरा का पूरा इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था इसलिए टू नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर डू यू नीड, यहाँ पर डू से स्टार्ट हो रहा है। जैसे हम नॉर्मल सेंटेंस करते हैं ना, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस करते हैं, जैसे डज ही या डू दे, तो वैसे ही एक नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ये, तो नीड बाद में आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पर टू लगा दिया। अगर नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, तो ये अब ठीक है। तो हमने सीखा कि जो नीड है उसका दो जगह टू के साथ यूज नहीं करना, ठीक है। तो नीड टू कहाँ कहाँ नहीं आएगा, जब नेगेटिव हो सेंटेंस या फिर क्वेश्चन मार्क हो, यानी कि नीड से स्टार्ट हो रखा हो और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क हो, तो हम नीड टू का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर नीड का एक साधारण वर्ब के तौर पर या एक जैसे हम ऑर्डिनरी यूज करते हैं किसी सेंटेंस में वैसे यूज हुआ है, ठीक है, तो हम टू लगाएंगे जैसे इस सेंटेंस में हुआ है। सेम यूज डेयर के साथ होता है, बिल्कुल जैसे हमने नीड के बारे में सीखा है वैसे ही डेयर के साथ भी सेम यूज होगा। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में ही डेयर नॉट स्पीक लाउडली, यहाँ टू नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर नॉट आ गया है और डेयर भी आ गया, तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है, तो स्पीक लाउडली ये एकदम ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी डेयर ही गो इन डार्क, जो डेयर का यूज होता है वो एक तरह से हिम्मत दर्शाता है कि जैसे यहाँ पर है ही डेयर नॉट स्पीक लाउडली, कि वो जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, और यहाँ पर डेयर ही गो इन डार्क, क्या वो अंधेरे में जाने की हिम्मत कर सकता है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है और डेयर से स्टार्ट हुआ है तो इसलिए टू नहीं लगेगा, तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही एफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि डेयर का एक साधारण प्रयोग किया गया है, जैसे ही डेयर्स टू क्वेश्चन द टीचर। अब देखो यहाँ पर एस लग गया है, जैसे ही एस लग गया तो इसका मतलब ये एक साधारण वर्ब बन गई जैसे हम यूज करते हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करे तो ये साधारण वर्ब बन जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर टू लगा देंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जैसे हमने नीड के साथ किया था, जैसे यू नीड टू स्टडी डेली, और जैसे यहाँ पर ही डेयर्स टू क्वेश्चन द टीचर, कि वो अपने टीचर से क्वेश्चन करने की हिम्मत कर सकता है। तो यहाँ डेयर्स मेन वर्ब है इसलिए क्या लगा, टू लगा। इसके भी कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। शी डेयर नॉट लाई टू मी, अब देखो शी डेयर्स नहीं लिखा हुआ है, डेयर्स क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, और ऑक्सिलरी वर्ब है और नोट भी आया है तो टू नहीं लगेगा, तो सेंटेंस एकदम ठीक है। वी डेयर नॉट ब्रेक द रूल्स, अब यहाँ पर देखो डेयर नोट आ गया, नेगेटिव है तो टू नहीं लगेगा, सही है। डेयर ही, डेयर से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क है यानी कि टू नहीं लगेगा। डज ही डेयर, अब ये साधारण वाक्य बन रहा है तो यहाँ पर टू लगेगा। और इस तरीके से नीड और डेयर का हम यूज करते हैं, कहाँ पर टू आता है और कहाँ टू नहीं आता, इन रूल्स के हिसाब से। अब एक छोटा सा नोट है उसको और समझ लेते हैं। देखो जब नीड या डेयर ऑक्सिलरी के रूप में हो तो उनके साथ एस नहीं लगता, ये मैंने पहले यहाँ पर भी बताया था कि यहाँ पर जैसे ही डेयर्स आ गया, ठीक है, ही यहाँ पर एक नॉर्मल यूज है, ठीक है। अगर ये ऑर्डिनरी के तौर पर, सॉरी ऑक्सिलरी के तौर पर यूज होता है, ठीक है, तो वहां पर एस नहीं लगता। जैसे ही डेयर्स नॉट गो, ये गलत हो गया, ही डेयर नॉट गो, ठीक है, वो जाने की हिम्मत नहीं करता। ही डेयर नॉट, वैसे तो अच्छा लग रहा है कि ही के साथ डेयर्स है, एस लगाना पड़ेगा, लेकिन ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों हो गया, रूल कौन सा याद रखना है कि जब ऑक्सिलरी के रूप में हो, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना ही कैन नॉट गो, ठीक है ना, तो हम ही कैन नॉट थोड़ी लिखते हैं, ठीक है, तो एस नहीं लगाते, तो ऐसे ही यहाँ पर डेयर का यूज हुआ है, ही डेयर नॉट गो, ये एकदम सही है। अब देखो जो डायरेक्ट इन्फिनेटिव है कुछ वर्ब्स के बाद आता है, ठीक है, उनकी जगह इन कर लीजिए, यानी कि ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद हमेशा हमें डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करना है, यानी कि टू का यूज नहीं करना है। मैं फिर बता देता हूँ, डायरेक्ट इन्फिनेटिव, दो तरह के इन्फिनेटिव हैं, कौन कौन से, एक तो होता है टू प्लस वर्ब और एक होता है सिर्फ वर्ब, इसमें टू छुपा हुआ होता है या लगाते नहीं है, ठीक है। तो ये दो तरह के इन्फिनेटिव होते हैं, तो जो बिना टू वाला होता है उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट इन्फिनेटिव, वो भी एक तरह से वर्ब सॉरी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और ये भी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यानी कि जो वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड ना करे, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार उसकी फॉर्म चेंज ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन डेफिनिट वर्ब, और उसका एक पार्ट है
इन्फिनेटिव जो हम कर रहे हैं वो इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं, एक टू के साथ और एक बिना टू के साथ। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो बिना टू के रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कहाँ पर बिना टू वाला वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पर कुछ वर्ब्स दिए गए हैं जिनके साथ ये वाला यानी कि बिना टू वाला इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव यूज होगा। तो डायरेक्ट इन्फिनेटिव किसके साथ यूज होगा? लेट, बिड, मेक, नो, हेल्प, फील, हियर, वॉच, सी। तो ये सभी वर्ब्स जब एक्टिव वॉइस में हो तब इनके बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव बिना टू के आता है। अब एक्टिव वॉइस में हो इसको समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। अब देखो एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ही मेड हिम राइट एन एसे, कि उसने उससे एक प्रस्ताव लिखवाया। ठीक है, एसे यानी कि प्रस्ताव लिखवाया। अच्छा हाँ, आई है यहाँ पर। तो आई मेड हिम राइट एन एसे, मैंने उससे, ठीक है, आई मेड हिम मैंने उससे लिखवाया। ठीक है, तो कैसे सेंटेंस बनेगा? आई मेड हिम राइट एन एसे। और सेंटेंस एग्जाम में कैसे आएगा? आई मेड हिम यानी मैंने उससे क्या करवाया? टू राइट, यहाँ पर टू लगा देगा वो, राइट एन। अब पहचानना है, तुम पढ़ोगे आई मेड हिम टू राइट एन ऐसे एकदम ठीक लगेगा, लेकिन ये गलत है। तो रूल क्या कह रहा है कि जब भी लेट, बिड, मेक, नो, हेल्प, फील, हियर, वॉच, सी ये वर्ब आए तो इनके बाद हमेशा डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज होता है, यानी कि टू का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत हो जाएगा और ये वाला सही है। द टीचर लेट हिम गो आउट, द टीचर लेट हिम टू गो आउट ऐसे दे देगा तो टू यूज नहीं होगा। तो लेट के बाद भी टू का यूज नहीं होगा, तो ये भी सही है। आई सो हर डांस ऑन द स्टेज, मैंने उसको देखा डांस करते हुए। ठीक है, यहाँ पर आई एन जी लगा के ज़्यादा पूछता है, आई सो हर डांसिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जैसे ही सो आ जाएगा, सो आ गया या सी आ गया, तो क्या यूज़ करेंगे? हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये भी सेंटेंस सही है। वी हेल्प देम कंप्लीट द वर्क, हमने उनकी मदद की काम को ख़त्म करने में। ठीक है, तो हेल्प है, ये यहाँ पर कह रहा है कि हेल्प आएगा तो भी टू का यूज़ नहीं होगा। तो कुछ वर्ब्स हैं, अगर ये आ जाए किसी सेंटेंस के अंदर और उनके तुरंत बाद टू का यूज़ किया गया है, तो उनके बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू सी ए मूवी, ठीक है, या आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी। ठीक है, तो यहाँ पर तो टू वॉच ठीक है, वॉच के बाद टू नहीं होगा या सी के बाद टू नहीं होगा। ठीक है, मेक के बाद टू नहीं होगा, नो के बाद टू नहीं होगा। जैसे मेड हिम टू राइट, ठीक है, टू यूज नहीं होगा। तो ये जहां पर भी ये वर्ब दिख जाए और सेंटेंस में उनके बाद टू है तो यानी कि वो सेंटेंस गलत है। अब देखो, ये तो था एक्टिव वॉइस की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में लेट को छोड़कर बाकियों के साथ टू लगता है। कहने का मतलब ये था कि अगर ये जो सेंटेंसेस हैं चार, इसमें एक ये लेट वाला है, इसको छोड़ दें, तो बाकियों का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पर टू यूज होगा। जैसे बैड हैबिट्स मस्ट बी लेट गो। ठीक है, यहाँ लेट आ गया तो यही तो चीज है, ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि लेट को छोड़कर, यानी कि लेट को तो एक्टिव वॉइस में भी लेट के साथ टू नहीं लगाना और पैसिव वॉइस में भी लेट के साथ टू नहीं लगाना। तो यहाँ पर क्या करना है? लेट के साथ टू नहीं लगाना, इसको ऐसे ही छोड़ दो, बैड हैबिट मस्ट बी लेट गो। ठीक है, यानी कि बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए, जाने देना चाहिए भाड़ में। ही वॉज मेड टू राइट एन essay। ठीक है, ही वॉज मेड टू राइट एन essay, आई मेड हिम राइट एन essay, कि मैंने उससे एक essay लिखवाया। तो अब यहाँ पर पैसिव वॉइस इसका जो बनेगा, ही वॉज मेड, तो यहाँ पर वॉज आ गया, मेड आ गया, तो अब मेड के बाद हमें टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस से ही यहाँ पर समझना है, इन दोनों सेंटेंसेस से। ठीक है, ये जो सेंटेंस है यहाँ पर, ये एक्टिव वॉइस में है और ये पैसिव वॉइस में है, चीज एक ही कह रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने राइट के साथ टू नहीं लगाया और यहाँ पर टू लगाया है। ठीक है, तो यानी कि ये जो वर्ब्स थी, हमने ये जो वर्ब्स की हैं, ये अगर एक्टिव वॉइस में आ रही है तो इनके बाद टू नहीं लगता, अगर ये पैसिव वॉइस में आ रही है तो इनके साथ टू लगता है। लेकिन लेट को छोड़ देना है इस रूल रूल के लिए। ठीक है, लेकिन लेट को पैसिव वॉइस में भी टू के साथ यूज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगला है, कुछ फ्रेजेस के बाद भी डायरेक्ट इन्फिनेटिव आता है। अब ये फ्रेज क्या होते हैं? ठीक है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या बनता है? एक लेटर। लेटर क्या होते हैं? ABCD। उसके बाद इन्हीं लेटर से बनता है वर्ड। ठीक है, जैसे कोई भी वर्ड है, प्ले। ठीक है, और जब एक से अधिक वर्ड मिल जाते हैं, वर्ड वन और वर्ड टू, ठीक है, तो उससे बनता है फ्रेज। अब जैसे जैसे हैड बेटर दो वर्ड से मिलकर बना है, वुड रेदर, वुड सूनर, वुड एज सून।
कहने का मतलब ये है कि लेटर जो होते हैं जैसे ABCD हैं जिनको हम अल्फ़ाबेट भी बोल देते हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। और जब दो या दो से अधिक वर्ड, ठीक है, इसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जब मिल जाते हैं तो वो फ्रेज़ बनता है, ठीक है। और अगर ये सारे वर्ड मिलकर, ठीक है, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4, कोई पूरा एक मीनिंग निकालते हैं, जिसका कोई सेंस निकलता है, तो उसको हम बोल देते हैं सेंटेंस, ठीक है। ये बनाते हैं सेंटेंस, ठीक है। यानी कि फ्रेज मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, लेटर मिलकर वर्ड बनाते हैं, वर्ड मिलकर फ्रेज बनाते हैं, और फ्रेज मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। और सेंटेंस क्या है, जिसका एक पूरे एक सेंटेंस का एक मीनिंग निकल के आता है। जैसे हैड बेटर, इसका पूरा एक मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है, वुड रेदर मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये इसका कोई ना कोई अपने आप में एक मतलब है। तो ये अपने आप में क्या है, एक फ्रेज है। तो इसी को बोल देते हैं, कुछ फ्रेजेस के बाद भी डायरेक्ट इन्फिनेटिव आता है, तो हमें कुछ फ्रेज याद रखने पड़ेंगे जिनके बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज होता है। अब ये फ्रेज कौन कौन से हैं इनको पढ़ लेते हैं। जैसे हैड बेटर, वुड रेदर, वुड सूनर, वुड एज सून, तो इस तरह के जो फ्रेजेस हैं, ये कहीं पर आ जाए तो हमें टू नहीं लगाना है। जैसे आई वुड रेदर स्टे होम, शी हैड बेटर लीव नाउ, दे वुड सूनर वॉक देन वेट, आई वुड एज सून स्लीप एज वॉच दिस। तो इस तरह से ये किसी भी सेंटेंस में आ गए तो कहीं पर भी टू का यूज नहीं होगा। तो आई वुड रेदर टू स्टे होम ये गलत हो जाएगा। अगला है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग इन कंजंक्शंस के साथ भी होता है। तो अभी कंजंक्शंस क्या होती हैं, कंजंक्शन वो होती हैं जो वर्ड्स को जोड़ते हैं, ठीक है, जो दो फ्रेजेस को जोड़ेगी या वर्ड्स को जोड़ेगी। जैसे बट, देन, एंड, एक्सेप्ट, एज और है। एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ही डिड नथिंग बट क्राई, तो अगर इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ है, ही डिड नथिंग बट टू क्राई, इस तरह से सेंटेंस दे देगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसने कुछ नहीं किया रोने के सिवाय, ही डिड नथिंग बट क्राई, तो यहाँ पर बट आ गया, तो ध्यान रखना है अगर इसके बाद टू देते हैं तो इस रूल को याद रखना है हमें कि डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग कंजंक्शंस के साथ नहीं होता, और ये कंजंक्शंस दी हुई है। तो ही डिड नथिंग बट क्राई एकदम ठीक है। शी डिड नो मोर देन, अब यहाँ पर देन आ गया, अब हमेशा ऐसे ही मिलेगा एरर में, ऐसे लिख देगा ही डिड, सॉरी ही, यहाँ पर है शी डिड नो मोर देन टू वेट, ऐसे लिख देगा। अब पढ़ने में एकदम ठीक लग रहा है, तो जिसने ये रूल पढ़ा है तो उसको गलती को जल्दी पकड़ लेगा, तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि देन क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो ये रहा, देन के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, यानी कि टू वाले, टू के साथ वर्ब का यूज नहीं होगा। शी हैड नथिंग टू ईट एक्सेप्ट ड्रिंक वाटर, अब नथिंग टू ईट, यहाँ पर नथिंग के बाद तो टू ईट चल जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट जो लिखा हुआ है उसके बाद टू नहीं चलेगा, तो ये यहाँ पर अगर टू लगा दिया है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो कैसे सेंटेंस सही होगा, शी हैड नथिंग टू ईट एक्सेप्ट ड्रिंक वाटर, ये एकदम ठीक है। डू यू विश टू वॉच टीवी और गो टू बेड, यहाँ पर और आ गया, ठीक है, विश टू वॉच टीवी और टू गो टू बेड, ये गलत हो जाएगा टू लगा देंगे तो। आगे क्या कह रहा है, फ्रेजेस लाइक वाई नॉट एंड वाई के साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे वाई नॉट रेस्ट नाउ, वाई स्टे हेयर, वाई वेट फॉर हिम, ठीक है, वाई नॉट रेस्ट नाउ, क्यों ना रेस्ट किया जाए, ठीक है। तो ऐसा लिखेगा वाई नॉट टू रेस्ट नाउ, ऐसे लिख के दे देगा, एकदम ठीक लगेगा, लेकिन ये गलत है। तो हमने क्या पढ़ा है कि वाई नॉट के साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव यूज होगा। डायरेक्ट का मतलब क्या कह रहा है कि टू यूज नहीं होगा, सिर्फ वर्ब आएगी, ठीक है। तो वाई नॉट रेस्ट नाउ एकदम ठीक है। वाई स्टे हेयर, जब वाई भी होगा तो भी उसको वाई टू स्टे हेयर ऐसे बोल देते हैं, वो गलत है एकदम, ठीक है, तो टू नहीं आएगा। अगला है वाई वेट फॉर हिम, उसका इंतजार क्यों किया जाए, ठीक है, तो वाई टू वेट फॉर हिम गलत हो जाएगा, तो वाई वेट फॉर हिम एकदम सही है। अगला रूल कह रहा है, हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर ऐसे है, ठीक है, तो उसके साथ भी क्या होगा, डायरेक्ट इन्फिनेटिव यूज होगा, जिसका मतलब होता है विश का अर्थ कोई होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आई विल हैव हिम बिलीव इट, मतलब आई विश हिम टू बिलीव इट, ठीक है। आई विल हैव हिम बिलीव इट, मैं चाहता हूँ कि वो इस पर विश्वास करे, ठीक है, जिसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, आई विश हिम टू बिलीव इट। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखता हूँ, आई विश हिम, तो टू बिलीव ठीक है एकदम, यानी कि बिलीव के साथ मैं टू लगाऊंगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, हैव, ठीक है, ऑब्जेक्ट और ये आ गई वर्ब, ये क्या है, हैव, और ये आ गया ऑब्जेक्ट और ये आ गई वर्ब बिलीव, तो जब ये कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन होगा तो भी क्या है, टू का यूज नहीं करेंगे, यानी कि डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। तो आई विल हैव हिम बिलीव इट, ये सही हो जाएगा। शी विल हैव मी रिसाइट द पोएम, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, हैव मी और रिसाइट कॉम्बिनेशन बन गया, हैव ऑब्जेक्ट और वर्ब का, तो भी क्या होगा, टू का यूज नहीं होगा। वह चाहती है कि मैं कविता सुनाऊं, तो अगर सेंटेंस में अगर यहाँ पर टू लगा दिया, शी विल हैव मी टू रिसाइट, तो ये गलत हो जाएगा, तो बिना टू के ही सेंटेंस बनेगा। अगला रूल है, वोंट हैव और ऑब्जेक्ट है तो जीरंड का यूज करेंगे।
ठीक है, यहाँ पर नोट अलाउ का सेंस निकल के आना चाहिए। अभी जिरंड क्या होता है इतना समझ, अभी इसको जिरंड को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, आगे के वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। अभी इतना समझ लेते हैं कि वर्ब के साथ जब हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो वो एक नाउन का काम करती है, उसी को जिरंड बोलते हैं। जैसे आई वोंट हैव यू टॉकिंग लाइक दैट, ठीक है, अगर इस तरीके से है, आई वोंट हैव यू टॉकिंग लाइक दैट, आई वोंट हैव यू स्टेइंग एट मेरठ, ठीक है। तो जब वोंट हैव और ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, जिरंड का यूज करेंगे। इसको, इस सारे टॉपिक को मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जब इससे पहले अब आपको जिरंड को सिखाना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो चलो इसको स्किप करके अगले रूल पे आते हैं। परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होते हैं, देखो परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग तब किया जाता है, परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग तब किया जाता है जब इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब से व्यक्त किया गया एक्शन सेंटेंस के मुख्य वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब से पहले घटित होता है। इसको सेंटेंस के माध्यम से ही समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, यस्टरडे आई इंटेंडेड टू हैव गॉन टू दिल्ली, ठीक है, कल मेरे अंदर एक इंटेंशन आई कि मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर कहा गया है कि परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग तब किया जाता है जब इन्फिनेटिव से व्यक्त किया गया एक्शन, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव से एक्शन कौन सा व्यक्त किया गया है, ये वाला इन्फिनेटिव से, यहाँ पर ना टू हैव गॉन टू दिल्ली, यानी कि टू हैव गॉन टू दिल्ली, ये वाला एक्शन इन्फिनेटिव के साथ व्यक्त किया गया है। अगर ये पहले घटित हो जाए, ठीक है, कौन से, मुख्य वर्ब से पहले। अब मुख्य वर्ब कौन सी है, इंटेंडेड। अब ये बताओ कहीं जाना है, उसकी इंटेंशन हुई है, तो पहले इंटेंशन आई या वो वहां गया है, पहले इंटेंशन हुई होगी, ठीक है ना। तो यस्टरडे आई इंटेंटेड टू हैव गॉन टू दिल्ली। अब यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर जो टू हैव गॉन लिखा हुआ है कि मेरे अंदर इंटेंशन आई कि मुझे दिल्ली जाना है, और यहाँ पर लिख दिया कि मैं दिल्ली जा चुका हूँ। इंटेंशन आई है कि मुझे दिल्ली जाना है, या इंटेंशन ये आएगी कि मैं दिल्ली जा चुका हूँ, तो ये तो कोई इंटेंशन नहीं होती है। तो इंटेंशन कहीं जाने की होती है, यानी कि पहले इंटेंशन आएगी और फिर वो वहां जाएगा। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि टू हैव गॉन टू दिल्ली, कि वो दिल्ली जा चुका है, तो ये सेंटेंस अपने आप में एक तरह से मीनिंगलेस है। तो इंटेंशन पहले आई है, ठीक है, इंटेंशन कहीं जाने की आई होगी, तब वो बाद में जाएगा। तो यहाँ जाने की बात प्लान की गई थी, लेकिन सही एक्सप्रेशन के लिए सिंपल इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत हो गया। तो यस्टरडे आई इंटेंटेड टू गो टू दिल्ली, कि यस्टरडे आई इंटेंडेड, यानी कि मेरे अंदर वो इंटेंशन हुई, मुझे लगा कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए, तो टू गो टू दिल्ली, तो ये सही सेंटेंस है। यहाँ हैव गोन टू दिल्ली यानी कि वो, उसके अंदर इंटेंशन आई कि वो दिल्ली जा चुका है, ऐसी कोई इंटेंशन थोड़ी होती है, इंटेंशन कहीं जाने की होती है, पहले इंटेंशन आएगी फिर वो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो फ्रेज है, ये, इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि वो दिल्ली जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ जाने की बात प्लान की गई थी, उसके बाद वो गया होगा। एक और उदाहरण से समझते हैं, ही इज बिलीव्ड टू हैव अटर्ड दीज वर्ड्स अगेंस्ट मी, उन्हें ऐसा कहने के लिए माना जाता है, ठीक है। उसे, यहाँ पर आएगा उसे, उसे ऐसा कहने के लिए, यानी कि उसने कोई मेरे खिलाफ कोई वर्ड्स बोले, ठीक है, तो ऐसा माना गया है, या फिर मैं ऐसा मानता हूँ कि उसने मेरे खिलाफ ये वर्ड बोले होंगे, यानी कि उसने पहले वर्ड बोले होंगे, फिर मुझे लगा होगा कि हाँ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ही इज बिलीव्ड टू हैव अटर्ड, यानी कि अपने मुंह से ये वर्ड उसने मेरे खिलाफ निकाले हैं, यानी कि निकाले हैं तब जाके मुझे ये लगा होगा, ठीक है। यहाँ पहले इंटेंशन हुई उसके बाद गया होगा, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, ही इज बिलीव्ड, ऐसा मान रहा हूं मैं, ठीक है, कि उसने मेरे खिलाफ कुछ बोला है, यानी कि वो बोल चुका है। तो ही इज बिलीव्ड टू हैव अटर्ड, ठीक है ना, ही इज बिलीव्ड यानी कि मैं उसके बारे में ऐसा सोचता हूं, तो ही इज बिलीव्ड, ठीक है। कौन सोच रहा है, मैं, मेरे खिलाफ उसने बोला ना, टू हैव अटर्ड यानी वो बोल चुका है, यानी कि शब्द बोले होंगे, तभी तो वो मेरे खिलाफ गए होंगे ना, यानी कि जो शब्द बोले गए हैं वो मेरे खिलाफ हैं, यानी कि वो बोल दिए गए हैं किसी के द्वारा। तो ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि ही इज बिलीव्ड, यानी उसके ऊपर मुझे भरोसा है कि उसने मेरे खिलाफ ऐसा बोला होगा, ठीक है। तो टू हैव अटर्ड, अब यहाँ पर ये वाला फ्रेज एकदम ठीक हो गया है। टू हैव गॉन टू दिल्ली ये गलत हो गया था, क्योंकि पहले इंटेंशन आएगी फिर वो जाएगा, और यहाँ पर पहले उसने वो शब्द बोले होंगे, ठीक है, तब जाके उस पर विश्वास हुआ होगा कि हाँ उसने ऐसा किया है। तो ये था डायरेक्ट इन्फिनेटिव। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जिरंड के बारे में, ठीक है, जिरंड।